नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, प्राणपति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से लूसेंट के इतिहास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं, उन सारे तथ्यों का, उन सारे फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह हम लोगों से छुपा नहीं है कि लूसेंट आज के समय में कितनी आवश्यकता की विषय रह गई है। ठीक है, तो इसीलिए इस सीरीज की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यह देखते हैं भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भारतवर्ष है क्या। ठीक है, तो दोस्तों, यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला उपमहाद्वीप है, उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है। दोस्तों, भारतवर्ष नाम के पीछे यहाँ पर कई कहानियां जुड़ी हुई है, जिनमें प्रमुख कहानी कि भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। तो दोस्तों, शकुंतला के पुत्र जो भरत थे, उन्हीं के नाम से माना जाता है कि भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। ठीक है, इसके अलावा भी कई तथ्य हमें मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा। यहाँ के निवासियों को भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया है। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि भारतवर्ष का नाम किस किस अन्य नामों से जाना जाता है भारतवर्ष को। तो दोस्तों, यहाँ जो है कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा, और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया। अब हम देखते हैं भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब जब हम इन प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में जब अंदर जाएंगे, तो प्राचीन भारत में भी हम समय के अनुसार कई बंटवारा देखेंगे। हम आपको एक चीज बताते हैं दोस्तों, जब भी कोई कालक्रम का बंटवारा किया जाता है, इतिहास में जब कालखंडों का बंटवारा किया जाता है, तो वह क्यों किया जाता है? क्योंकि हम तथ्य को आसानी से समझ सके। ठीक है, हम तथ्य को बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक तरीके से समझ सकें। इसके पीछे वहां के धर्म, समाज, राजनीति, इन सब का हाथ रहता है। जब कोई समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आता है, तभी उस कालखंड का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को जानने के लिए किस किस स्रोत का सहारा लिया जाता है और कौन कौन से स्रोत जो है कि हमारे पास उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमें 4 स्रोतों से, मुख्यतः 4 स्रोत प्राप्त होते हैं हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के लिए, जिनमें धर्म ग्रंथ है पहला, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्या होता है कि कालखंड के हिसाब से उस समय अपने अपने धर्म ग्रंथ की रचना यहाँ पर की गई। इनके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई, और समय समय पर कई विदेशियों ने भारत का दौरा किया और यहाँ के बारे में जो उन्होंने समझा, वह अपने अनुसार उन्होंने भारत के बारे में विवरण दिया। इसके अलावा उन लोगों के जो क्रियाकलाप उन लोगों के द्वारा किए गए, तो उनसे संबंधित जो सामग्रियां थी पुरातत्व संबंधी, वो भी हमारे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में गिने जाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी क्या है। दोस्तों, भारत का जो इतिहास मिलता है, सबसे पहले यहाँ का जो धर्म ग्रंथ मिलता है, वह क्या है? वह वेद है। ठीक है, वेद यहाँ का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता कौन थे? दोस्तों, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, वेद कितने हैं? वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब आपको यह ज्ञात हो गया होगा
तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है। बालखिल्य के पाठ 11 सूक्तों सहित। बालखिल्य उसे कहा जाता है दोस्तों जो सबसे बाद में रची गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर 11 सूक्त है, इनको जोड़ करके 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ठीक है। और इनकी टोटल ऋचाएं जो है कुल वह कितनी है? तो 10,462 ऋचाएं है। अब आपको यह याद हो जानी चाहिए कि 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उनके जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। इस वेद से हम आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद से हम क्या करते हैं? तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, उस काल के जो महत्वपूर्ण मंडल माने जाते हैं और उनमें जो देवताओं का उल्लेख मिलता है, हम इसमें ये देखेंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों, विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये हमेशा कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वह किस मंडल से संबंधित है, ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है वह 3रे मंडल से संबंधित है, ठीक है। गायत्री मंत्र 3रे मंडल से समर्पित है और इस मंडल का रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है, ठीक है। और यह समर्पित किसे है? तो सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। कई लोग यह जान नहीं पाते हैं कि गायत्री मंत्र संबंधित किसे है। गायत्री माता से इसे संबंधित किया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह सूर्य देवता को समर्पित है। हम देखते हैं इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। सोम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह 9वें मंडल में मिलता है। यह सभी आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि यह कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। देखिए, खिल वाली भूमिका आ गई कि खिल किसे कहा जाता है? तो जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं थी उन्हें खिल कहा जाता है। यहाँ पर चातुष्वर्ण समाज की कल्पना, यह बहुत बार पूछा जाता है कि चातुष्वर्ण समाज की परिकल्पना जो है वह कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार क्या है? 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। देखिए क्या होता है, ये जो मुख है, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है। हाथ से जो है यह क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है। उदर का जो भाग है इससे वैश्य की उत्पत्ति मानी जाती है और पाद का जो भाग है इससे किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यह आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले चातुष्वर्ण समाज की, चातुष्वर्ण मतलब 4 वर्णों की उत्पत्ति की कल्पना का आदि स्रोत क्या है? वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में भी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नाम का जो सूक्त है उसमें है और उसके अनुसार इनके विविध अंगों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर नोट दिया गया है। तो नोट क्या है दोस्तों? धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि दोस्तों 4 जातियों की जो कार्य प्रणालियां हैं, ठीक है, उनमें स्पष्ट विभेद कौन करता है? तो वह धर्मसूत्र करता है, जो उनके स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब हम देखते हैं कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार में हम देखते हैं दोस्तों कि बाली को भगवान विष्णु जो है वामन अवतार में आते हैं और बाली से 3 पग मांगते हैं और 3 पग में उन्होंने पूरे 3 लोक को नाप दिया, ठीक है। तो यही वर्णन जो है कि कहाँ पर मिलता है? तो इसका प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किसके लिए मंत्र है? तो वह है इंद्र के लिए। इंद्र के लिए 250 मंत्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जबकि
अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। यदि हम प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य को देखते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है उतना ही शतपथ ब्राह्मण हमें महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देता है। ठीक है। अब ऋग्वेद के बाद हम यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद क्या है दोस्तों? यह सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है। यजुर्वेद क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ये याद करते चलिएगा क्योंकि यह बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं और यह इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में संग्रहित है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। अब हम आ जाते हैं सामवेद। दोस्तों सामवेद जो है यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद क्या है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं अथर्ववेद। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज बता दें कि अथर्ववेद जो है सबसे बाद की रचना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सबसे पहले रची गई थी जबकि अथर्ववेद सबसे बाद में रची गई, इसीलिए इसे वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब आप ये जान लीजिए कि वेदत्रयी का मतलब क्या होता है। देखिए 3 वेद हैं जो सबसे पहले लिखे गए, उन्हें जो है कि वेदत्रयी के रूप में माना जाता है, लेकिन अथर्ववेद एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए इसे वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। यहाँ पर देखते हैं अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन करता है। अब देखिए क्या है, अथर्ववेद आते आते तक यहाँ पर हमें यह ज्ञात हो जाता है कि सामान्य जनता में जो है कई प्रकार के अंधविश्वासों की उत्पत्ति होती है और कई प्रकार के जादू टोना, साप वशीकरण इत्यादि कार्य किए जाने लगे थे। तो इन सभी को संग्रहित अथर्ववेद में किया गया और अन्य वेदों की अपेक्षा इसमें सामान्य लोक से संबंधित बहुत सारी चीजों को संग्रहित किया गया। ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभा एवं समिति का वर्णन मिलता है। देखिए वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, तो वैसे ही करके उस काल में भी एक कुछ सभा होती थी, कुछ समितियां होती थी जिनके माध्यम से उस समय के कार्य को किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण से रूप से सभा और समिति का वर्णन मिलता है और इन्हें जो है प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अब आपसे कोई यह सवाल पूछे कि सभा एवं समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आप स्पष्ट होंगे कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने जो चीज बताया आपको कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। सबसे पहली वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ठीक है। वेद चूंकि सबसे कठिन थे और वेदों को सभी लोग आम जनता अध्ययन नहीं कर पा रही थी क्लिष्टता के कारण, तो इसके लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। देखिए 6 वेदांगों का कार्य क्या था? इन्हें वेद के अंग के रूप में स्वीकार किया गया था और इनके माध्यम से एक वेद पुरुष की आकृति बनाई गई, एक वेद पुरुष की आकृति मान ली गई। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके हस्त और पैर के रूप में इन विषयों का अध्ययन किया जा रहा है। इन विषयों को इनके शरीर के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जैसे कि व्याकरण को हम देखेंगे कि व्याकरण को मुख स्वीकार किया गया, वहीं छंद को जो है वह पैर स्वीकार किया गया है और जो आंख है वो ज्योतिष को स्वीकार किया गया है। ठीक है।
तो ऐसे ही इन सभी विषयों की रचना की गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पुराण दिए गए हैं जो विभिन्न वंशों से संबंधित है। जैसे देखिए विष्णु पुराण में क्या है, मौर्य वंश से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं मत्स्य पुराण, यह आंध्र सातवाहनों से संबंधित है। वायु पुराण गुप्तों से संबंधित है। अब देखिए ये जो पुराण है इनमें भविष्य सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे जो पुराण में लिखे जा रहे थे राजवंशावलियों के बारे में, तो उनमें कैसे लिखे जा रहे थे कि समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त शासन करेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह विजय करेगा। लेकिन यह लिखे तो जा रहे थे वर्तमान में, लेकिन भविष्य सूचक शब्दों में लिखे जा रहे थे। तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। यहां पर देखते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण कहां पर मिलता है हमें, तो पुराणों में मिलता है। और इसके रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष हैं अथवा इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल जो है 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें राजवंशावलियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहनों से संबंधित और वायु पुराण गुप्तों से संबंधित। देखिए पुराण में जो सबसे प्राचीन पुराण है वह मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रामाणिक भी है। ठीक है, पुराण जो है वह सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्त्रियां तथा शूद्र, देखिए स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये लोग, इन लोगों को पुराण सुनने की अनुमति दे दी गई कि अब आप जो है पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ क्या होता था, पुजारियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता था। पुराणों का पाठ मंदिरों में पुजारियों के द्वारा किया जाता था और ये लोग बैठ करके उनका श्रवण करते थे, सुनते थे। अब हम देखते हैं स्मृति ग्रंथ का स्थान आता है। पुराणों के बाद स्मृति ग्रंथों का स्थान आता है और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वह मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भी है और प्रामाणिक भी है, लेकिन दोस्तों आज के समय में सबसे विवादास्पद ग्रंथ माना जाता है। खैर ये बात की विषय है। यह देखते हैं हम कि यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अब देखिए इतिहासकार क्या करेंगे, जिस काल का जो मानक ग्रंथ होता है इन्हीं स्रोतों के माध्यम से इतिहास की पुनर्संरचना होती है। जैसे मनुस्मृति में यदि कोई भी चीज लिखी जा रही है तो क्या होगा, वर्तमान की जो समाज होगी कहीं ना कहीं उसी समाज के बारे में जो इंसान देखता है उसी चीजों को लिखता है, चाहे वह किसी भी रूप में लिखे। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है वह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति क्या है, वह गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। देखिए जातक जो है कि कई कथाएं हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, अवतारवाद की सिद्धांत रही है जिनमें हम विष्णु के अवतार को देखते हैं, तो वैसे ही सभी धर्मों में अवतारवाद की कल्पना चल पड़ी। यहाँ पर देखेंगे कि बुद्ध के कई जन्मों की कहानी यहाँ पर मिलती है जातक ग्रंथों में, और इसके माध्यम से बहुत ही शिक्षित कहानियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वह कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जो महापुरुष होते हैं उनके कई जन्मों की कल्पना की जाती है और उनके आदर सहित कई कथानकों के साथ उनकी कहानी वर्णित की जाती है ताकि लोगों को कई शिक्षाएं मिल पाए। ठीक है, अब देखते हैं हम जैन साहित्य। जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास हमें मिलता है वह कल्प सूत्र से मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। हम देखेंगे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब देख लीजिए कि भगवती सूत्र कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महावीर के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य के साथ साथ उनके जो समकालिक
अन्य व्यक्ति, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, उनके बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो स्रोत के रूप में यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब हम आते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथों को देखते हैं, जिनमें अर्थशास्त्र जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य का अर्थशास्त्र सबसे प्रसिद्ध है और यह दोस्तों 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। और यहां से हम देखेंगे कि मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें उपलब्ध हो जाती है। देखिए, चाणक्य को मूलतः जो है, चाणक्य को मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री माना जाता है, उनके प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तो क्या होगा, जब उनके प्रधानमंत्री इनको स्वीकृत किया जाएगा और वह ग्रंथ लिख रहे हैं, तो निश्चित है कि वह अपने समय के वर्तमान समाज को समेकित कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। तो यहां से हमें मौर्य काल के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। फिर देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ के द्वारा सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का कार्य किया गया। देखिए, भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या होता है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुत सारी त्रुटियां हमें दिखाई देती है वर्तमान के दृष्टिकोण से। ठीक है, वर्तमान समय में जो इतिहास लेखन की परंपरा रही है पूरे विश्व में, वह उस समय नहीं होती थी। तो क्या होता था कि उस समय यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, भारतीय इतिहास को जब देखेंगे और उनके धर्म ग्रंथों से ऐतिहासिक सामग्रियों को निकालेंगे, तो हम कोई काल निर्णय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के द्वारा समय का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो लेखक होते थे वो अपने बारे में कोई विशेष परिचय नहीं देते थे। उन लोगों में यह परंपरा थी कि अपने नाम के प्रति कोई भी उन लोगों को जिम्मेदारी नहीं होती थी। मतलब ये होता था कि हमें कोई भी प्रशंसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण जो है कि वर्तमान में उनके काल निर्धारण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जैसे चाणक्य को हम देखते हैं, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, यह नाम ही विवादास्पद, जब इतिहास की पड़ताल की जाती है तो यह नाम ही विवादास्पद होता है। क्यों? क्योंकि इनके समय के जो भी लेखक हैं वह इनके बारे में वर्णन नहीं करते हैं, जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है। ठीक है, लेकिन कल्हड़ जो है, उन्होंने इस चीज को समझा और ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। यह अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकृत ग्रंथ है। इनका ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के राजाओं का, कश्मीर के शासकों का। यह पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम देखेंगे कि कश्मीर के प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के जितने भी राजा हुए, जितनी भी राजवंशावलियां हुई, सबके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और इन्होंने यह दावा किया है कि यह अपने ग्रंथ में साहित्यिक साक्ष्यों का, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य, इन सभी साक्ष्यों का अध्ययन किया और इन्होंने अध्ययन करके ही इस शास्त्र ग्रंथ का, इस ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया। ठीक है, हम देखते हैं कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत 7वीं शताब्दी में होती है और यह, इसका वर्णन कहां पर मिलता है? चचनामा में, जिसका लेखक अली अहमद को माना जाता है और इसमें इनका वर्णन ज्ञात होता है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रथम पुस्तक है और जो है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। इसके लेखक कौन थे दोस्तों? पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अष्टाध्यायी में, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में हमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की गार्गी संहिता जबकि एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि भारत पर होने वाले जो यवन आक्रमण थे उनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, कात्यायन की गार्गी संहिता में क्या मिलता है हमें? तो यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के, पतंजलि जो है वो कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे
और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। चूंकि पुष्यमित्र शुंग क्या है, पतंजलि है, पतंजलि जो है वह पुष्यमित्र शुंग के कौन है, तो पुरोहित है। और जब यह किसी शास्त्र ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो वह क्या करेंगे, अपने समय के इतिहास का संकलन करेंगे। तो इसी से इनके ग्रंथ में जो है शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने साहित्यिक साक्ष्य को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां क्या थी, ठीक है। भारतीय साहित्यों को हम लोगों ने देख लिया, तो अब हम विदेशी यात्रियों से जो समय समय पर भारत में आए और भारत में घूमे और इन्होंने जो देखा वह अपने हिसाब से इन्होंने लिखने का प्रयास किया। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहला जो लेखक है वह टेसियस है। टेसियस कौन था, तो यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था, ईरान का राजवैद्य था। और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस क्या है, देखिए ईरान का राजवैद्य था लेकिन यह भारत में कभी आया नहीं और इसने कई ऐसे आश्चर्यजनक कहानियों से अपने इतिहास को भर दिया भारत के बारे में, जो आज के समय में बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। फिर हम दूसरा लेखक देते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि ये यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हेरोडोटस दोस्तों इतिहास का पिता माना जाता है, चूंकि इसने सबसे पहली बार इतिहास शब्द को परिभाषित किया, ठीक है। और वर्तमान के हिसाब से जब इतिहास को परिभाषित किया इसीलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके द्वारा रचित ग्रंथ जो था वो हिस्टोरिका था। इसने 5वीं शताब्दी में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, लेकिन इसकी भी जो कहानी है वह अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। और दूसरी चीज कि यह भी कभी भारत नहीं आया, और जब कोई व्यक्ति भारत नहीं आया तो वो भारत के बारे में जान नहीं सकता है। और जो भारत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं ले सकता है, जिसके पास उस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह इतिहास क्या लिखेगा। इसीलिए हेरोडोटस की जो लिखी गई ग्रंथ है उसमें जो भारत का वर्णन है वह अफवाहों पर आधारित है और अविश्वसनीय है। फिर हम देखते हैं सिकंदर दोस्तों भारत में आक्रमण करता है और वह अपने साथ निर्याकस, आनेसिक्रिटिस तथा अरिस्टोबुलस को साथ में लेकर के आता है, ठीक है। इन तीनों ने यह जो है कि उसके सेना में कार्यरत थे और इन लोगों ने कुछ चीजों का जो देखा उनका जो है कि वर्णन किया। तो इसीलिए इनका जो वर्णन है प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। फिर हम देखते हैं मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी कौन सी ग्रंथ की रचना की, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। और यहां से हम देखेंगे दोस्तों कि प्रामाणिक जानकारियां हमें मिलने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों को आप धैर्यपूर्वक और ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, पर आप यदि आसानी से इसको आराम से धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक यदि इन सभी चीजों को ग्रहण करते हैं तो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत है और यह इंडिका नामक ग्रंथ की रचना करता है। और यह कहाँ पे निवास कर रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। तो यहाँ से इसके ग्रंथ से मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में हमें बृहद रूप से जानकारियां मिलती है। फिर हम देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस कौन था, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था तथा बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी जो है यह मौर्य युग से संबंधित है। देखिए यहाँ पर कई लोग डाइमेकस और डायोनिसियस से कंफ्यूज होते हैं, तो आप कोई ना कोई एक ट्रिक बना लीजिए ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो आप चाहे इसका अंतिम वर्ड लेकर के आप इसका टाइटल बना लीजिए, या फिर जो है कि आप अपने अनुसार कोई भी ऐसा शॉर्टकट बना लीजिए ताकि आपको यह याद हो जाए, ठीक है। तो डाइमेकस कौन था, सीरियन नरेश का राजदूत था और योकस अंतियोकस का जो है कि राजदूत था और यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। फिर हम देखते हैं डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के राज दरबार में आया था। फिर हम देखते हैं टालमी। दोस्तों टालमी ने भारत का भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। टालमी ने भारत के भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। फिर हम देखते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें हम देखते हैं भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। प्लिनी ने क्या लिखा था, नेचुरल हिस्ट्री, और इसमें
भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में हम विवरण देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। आपसे कभी भी यदि यह सवाल पूछा जाता है कि कौन से प्राचीन ग्रंथ में हमें प्राचीन बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है, तो दोस्तों आप आंख मूंद करके पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने क्या किया, उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब हम लोग चीनी लेखक को देखेंगे। इसमें हम लोगों ने किस लेखक को देखा, तो दोस्तों यूनानी रोमन लेखकों को। ठीक है, यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन थे, टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनीसियस, टालमी, प्लिनी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका लेखक कौन है अज्ञात है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे चीनी लेखक। तो दोस्तों चीनी लेखक में सबसे पहला जो यात्री था वह फाहियान था। इन लोगों का उद्देश्य क्या था यहाँ पर आने का, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग आ रहे थे यह बौद्ध धर्म ग्रंथों को संग्रहित करने आ रहे थे और उन संस्करणों को अपने देश ले जाने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा वह जो है यहाँ पर आकर के संस्कृत का अध्ययन करना चाहते थे तथा बुद्ध के जो घर था, बुद्ध के द्वारा जो निर्मित बुद्ध के लिए जो भी मंदिर थे उन सारे मंदिरों का ये दर्शन करना चाहते थे। तो हम देखते हैं फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, फाहियान जो है चीनी यात्री था और यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है, तो आपसे यह सवाल कहीं पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति को सुखी किसने बताया है, तो वह चीनी लेखक फाहियान था। फिर हम देखते हैं संयुगन। संयुगन कब आया था, तो 518 ईस्वी में भारत यह आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, संयुगन क्या है, 518 ईस्वी में भारत आया और 3 वर्षों की यात्रा में इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर आता है ह्वेनसांग, यात्रियों में राजकुमार इसे कहा जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसने लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। हम देखेंगे यह कहां कहां तक गया है। तो दोस्तों यह कब आया, कब था, हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आता है और 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए यह प्रस्थान करता है और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद यह भारतीय राज्य कपिसाम पहुंचता है। तो आपसे यदि यह सवाल पूछा जाए कि ह्वेनसांग सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचा था, तो दोस्तों सबसे पहले यह कपिसा पहुंचा। ठीक है, भारत में यह 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यहाँ पर यह 15 वर्ष तक रहा और इसने क्या किया, तो सबसे पहले नालंदा जिले में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर अध्ययन किया, भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और इन सबको अपने साथ या अपने देश ले गया। इसके अलावा इसने एक अपने भ्रमण वृत्तांत CU की में जो है कि अपने भ्रमण वृत्तांतों को संकलित किया। किसमें, CU की में इसने अपने भ्रमण वृत्तांतों को संकलित किया। इसमें 138 देशों का विवरण हम देखते हैं। यह जिस जिस देश में गया उन सभी का अपने ग्रंथ में वर्णन किया। इसने सबसे प्रमुख कार्य जो किया वह हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा कौन था, तो वह शूद्र था। फिर हम देखते हैं कि इसके समय जब ह्वेनसांग नालंदा में अध्ययन कर रहा था तो यहाँ का कुलपति कौन था, तो आचार्य शीलभद्र थे और यह देखेंगे कि विविध विधाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इत्सिंग। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, अब हम देखते हैं अरबी लेखक। देखिए दोस्तों, चूंकि हम लोग लूसेंट को पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इसमें थोड़े थोड़े चीजों को संग्रहित किया गया, संकलित किया गया। जब हम विस्तार पूर्वक इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम इन सारे वृत्तांतों का बहुत ही विधिवत और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस चैनल का दृष्टिकोण, इस चैनल का मतलब ही यही है कि यह पूरी इतिहास के लिए समर्पित है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको NCERT सीरीज कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सारे इतिहास का अध्ययन करेंगे
लुसेंट के इतिहास का अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अरबी लेखक। अल-बरूनी सबसे पहले अरबी लेखकों में आता है और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी गई जो उसकी महत्वपूर्ण किताब थी वह थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें हम देखेंगे कि राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो अल-बरूनी की जो कृति है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। हम देखते हैं अन्य लेखकों में तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ क्या है? यह एक तिब्बती लेखक था और इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कंग्यूर और तंग्यूर का लेखक कौन था? तारानाथ था। और तारानाथ कहाँ का निवासी था? तो यह तिब्बत का निवासी था। ठीक है, और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आता है और इसका विवरण जो है वह पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। मार्को पोलो का विवरण किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम साहित्यिक विवरण देख लिए, विदेशी यात्रियों का विवरण देख लिए। अब हम देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कैसे महत्वपूर्ण है और इससे हमें इतिहास के अध्ययन में कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो यह देखते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई। देखिए बोगाजकोई जो एशिया माइनर में है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जो अश्विनी कुमार हैं इनके जो है कि वर्णन मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे यह बहुत बार बहुत परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है, खासकर बीएचयू एंट्रेंस में भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि बोगाजकोई सबसे पहले वैदिक देवताओं का वर्णन कहाँ पर मिलता है। दोस्तों इसके मिलने से हमें एक और भी लाभ मिला है कि हम वैदिक सभ्यता की प्रामाणिकता को जान पाते हैं और वैदिक सभ्यता के फैलाव भी देख पाते हैं। ठीक है, हालांकि कई विवाद भी पैदा होते हैं कि वहां पर वैदिक सभ्यता कैसे आता है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1400 ईसा पूर्व में हमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है और इसीलिए विद्वान जो है वह वैदिक सभ्यता को लेकर के क्लियर होते हैं कि 1400 ईसा पूर्व के पहले ही वैदिक सभ्यता हमारे समाज में चल रही थी। ठीक है, तो देवताओं को याद कर लीजिएगा, चूंकि यह पूछा जाता है कि इनमें से किन किन देवताओं का वर्णन बोगाजकोई से मिलता है, तो इंद्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो यह यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। यह कहां पर गया था, तो भागभद्र के दरबार में यह पहुंचा था। ठीक है, भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस जो है गरुड़ स्तंभ लेकर के पहुंचा था। फिर हम देखते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहां पर मिलता है, तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भ र ध व स ऐसा कुछ वर्णन मिलता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि इसमें भारतवर्ष का जिक्र आया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो सोहगौरा अभिलेख में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है क्योंकि यहाँ से हमें दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अभी तक जो अभिलेख प्राप्त हुए थे इसके पहले उनमें कहीं पे दुर्भिक्ष की जानकारी नहीं मिलती है। यहीं पर सोहगौरा का अभिलेख का वर्णन मिलता है जिसमें दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, पूर्ण आक्रमण की जानकारी सबसे पहले किस अभिलेख में मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला वर्णन कहां पर मिलता है, तो दोस्तों सती प्रथा का सबसे पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य है वह एरन अभिलेख, जो जिसके शासक कौन है, भानुगुप्त के द्वारा यह लिखवाया गया था। और इसमें हम देखेंगे कि इनके एक मित्र हैं जिनके स्वर्गवासी होने पर क्या किया जाता है, उनकी पति जो है वह सती होती है और इसी का इन्होंने उल्लेख करवाया है। इसके अलावा देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख में मिलता है। यह बहुत बार सवाल पूछा गया। देखिए यहाँ पर
चूंकि लूसेंट की जो रचना की गई है बहुत ही ध्यानपूर्वक और हिसाब से की गई है ताकि इसमें सारे फैक्ट समाहित हो जाए। तो इसीलिए ये सब जो सवाल है यह बहुत सी परीक्षाओं में पूछी जाती है। यह एनटीए यूजीसी नेट में भी पूछी जाती है कि रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो दोस्तों वह मंदसौर अभिलेख से होती है। ठीक है, और देखिए अभिलेखों का अध्ययन कहलाता क्या है, तो यह इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन का क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए गए हैं और उनके शासकों का नाम दिया गया है, तो ये देख लेंगे। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें सबसे पहले भर ध व स भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, वह किसका है, तो कलिंग राज खारवेल का है, जो तिथि रहित अभिलेख, इसमें तिथि का उल्लेख नहीं किया गया। और यही यहाँ पर जो हम देखते हैं भारतवर्ष के इतिहास का अध्ययन करने में सबसे बड़ी परेशानी जो आती है वह तिथि रहित अभिलेख या ग्रंथों का जो मिलना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताते चलें कि यह जो है सबसे पहले और सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो है संस्कृत में रचित, शुद्ध संस्कृत में रचित अभिलेख है। फिर हम देखते हैं नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। प्रयाग स्तंभलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे समुद्रगुप्त का जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था वह यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है। क्योंकि धीरे छोटे छोटे फैक्ट्स जो है कि मैं आपको इसी बीच में बताते चल रहा हूँ ताकि आपके कुछ दृष्टिकोण क्लियर हो सके। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रचित है, पुलकेशिन द्वितीय का है और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभिलेखों को जान लिया। अब हम देखते हैं कि कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल जो बुर्ज होम है वहां से हमें गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। तो आपसे कोई यदि सवाल कहीं पे पूछा जाए कि गर्तावास का पहला साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, तो दोस्तों वह बुर्ज होम में मिलता है। गर्तावास का मतलब क्या होता है, गर्त धन आवास, अर्थात जो घर बनाने का पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है, घर बनाने का पहला साक्ष्य वो कहाँ पर मिलता है, तो वह बुर्ज होम में मिलता है। कश्मीर का पूरा स्थल है और यह नौपाषाणिक साइट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उतरने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया है ताकि इसमें आराम से उतरा और चढ़ा जा सके। प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था और इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता था। ठीक है, तो आपको ज्ञात हो गया होगा प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का या कासार्पण या फिर पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। अब आपको एक चीज बता दें, पंचमार्क क्यों कहा जाता था, तो जब सिक्कों का निर्माण किया जाता था तो ऊपर से उस पे पंच मारा जाता था और उस पे कई चित्रों को अंकित जो किया जाता था वो उसी के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, फिर हम देखते हैं सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किया गया यह किसके द्वारा किया गया, तो यवन शासकों के द्वारा किया गया। आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो यह यवन शासकों के द्वारा किया गया। और हम देखेंगे कि सिक्के बाद में इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि केवल सिक्कों के माध्यम से इतिहास को निरूपित करना आसान होने लगा था। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों के माध्यम से हमें इतिहास लिखने में आसानी होती है और उन सिक्कों के माध्यम से हम उनके अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक कई चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अरिकामेडु और पुद्दुचोरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रोमन सिक्के को प्राप्त होने का मतलब क्या है कि अरिकामेडु में उन लोगों की बस्तियां थी या फिर रोमन से हमारे व्यापार और आदान प्रदान चल रहे थे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस पहली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इतिहास के निर्माण में जो भी सामग्रियां सहायक होती है उन सभी का बृहद रूप से अध्ययन किया लूसेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या कुछ ऐसा लगता हो कि आप सुझाव दे सकते हैं तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपसे अनुनय विनय है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो होंगे वह सारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने लूसेंट का ऑडियो भी कंप्लीट किया था 6-7 वीडियो में और उन सारे वीडियो को यदि आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़ना हो तो आप उसको पढ़िएगा और यदि वीडियो के माध्यम से पढ़ना हो तो आप इसको पढ़िएगा।
तो इसके साथ ही इस वीडियो की समाप्ति होती है। बहुत जल्द हम लोग धीरे धीरे करके सारे लूसेंट के इतिहास पाठ का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।